नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। 3 दिनों से मीडिया ललित मोदी सुषमा स्वराज प्रकरण में उलझी हुई है और उलझी रहेगी। लेकिन इस बीच देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर चर्चा करना, जिनको जनता के बीच ले जाना, जिनको अपने दर्शकों और श्रोताओं के बीच ले जाना, पाठकों के बीच ले जाना मीडिया का दायित्व था, जो छूट गया। उनमें एक घटना तो थी जो कि भूटान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल के साथ सड़क मार्ग से आने जाने की जो संधि हुई है, मोटर व्हीकल समझौता, वो महत्वपूर्ण थी। लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आज मेरी दृष्टि में हुई है, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे फोन करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात करना। यह कल्पना किसी को नहीं थी कि ऐसे समय जब पाकिस्तान लगातार निजी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारत पर कूटनीतिक हमले कर रहा है, इनके खिलाफ आग उगल रहा है, मोदी को जिंगोइस्ट और तथा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की भावना भड़काने वाला कह रहा है, वह चेतावनी दे रहा है कि पाकिस्तान को म्यांमार न समझे, हम हर चीज का जवाब देने को तैयार हैं। जब वहां की सेना तक निकल के बाहर आकर के बयान दे रही है, और उन बयानों के बीच केवल बयान तक ही नहीं है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में बाजाप्ता नरेंद्र मोदी विरोधी, बाजाप्ता भारत विरोधी निंदा प्रस्ताव पारित होता हो। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करें, ये सबको आश्चर्य में डालने वाली घटना थी। लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण और एक सही कदम माना जाएगा कि दुनिया इसमें यह समझेगी कि एक देश जो लगातार नरेंद्र मोदी को खलनायक बना रहा है, उसको वार मॉन्गर कह रहा है, उसको जिंगोइस्ट कह रहा है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने और अपने राजनयिकों के एक सम्मेलन में कहा कि भारत की नेताओं के गैर जिम्मेवार बयान से संबंधों पर बुरा असर पड़ रहा है, उस प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करनी पड़ी है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रमजान के अवसर पर केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद से बात की, उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर गनी से बात की, और ये सब बात हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने रमजान पर बधाई दी, उन्होंने वहाँ उनके स्वागत से लेकर के उनके साथ जो बातचीत हुई, उन सब के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने उनके देश के पुनर्निर्माण की शुभकामनाएं व्यक्त की, और रमजान के साथ उस देश में शांति, स्थिरता, खुशियां, उत्साह और अफगानों के अंदर जो पहले एक शान से जीने का भाव था, उसके उत्पन्न होने की कामना की। लेकिन इन सब से अलग पाकिस्तान के साथ जो बातचीत थी, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इसलिए कूटनीतिक विशेषज्ञों की नज़र में यह किसी भी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको सामान्य घटना में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ लग रहा था कि तनाव अब चरम पर पहुंचने वाला है, वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके नवाज शरीफ को रमजान की बधाई दे करके और इस स्थिति को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश की है। लेकिन और इस कोशिश में केवल उन्होंने नवाज शरीफ को यह भी बताया कि हम रमजान के समय चाहते हैं कि जो लोग भी रमजान मनाना चाहते हो जेलों में न रहें, इसलिए आपके यहाँ के जो मछुआरे हमारे जेल में हैं उन सबको रिहा करके पाकिस्तान भेज रहे हैं, ताकि वो पूरा रमजान अपने परिवार के साथ मना सकें। तो ये एक अत्यंत ही चतुराईपूर्ण कूटनीति है, और ये ऐसी कूटनीति है जिसका आक्रामक जवाब और जिसकी आलोचना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो क्या कोई नहीं कर सकता है।
इसलिए नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को एक सधी हुई विदेश नीति मानी जाती है। हालांकि यहाँ कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं इसमें, और अलग अलग इसके मायने भी निकाले जाएंगे। यह प्रश्न उठेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन क्यों किया? क्या मोदी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पाकिस्तान की तिलमिलाहट अपने उच्चतम अवस्था में पहुंच जाए और जब वो घटने लगे तो उपयुक्त समय देख करके और फिर बातचीत की जाए और दुनिया में ये संदेश दिया जाए कि भारत तो भाई शांति का इच्छुक है? इस बातचीत के पीछे मोदी का पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध हो तथा अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है, क्या उनकी दृष्टि से भी कोई लक्ष्य है? क्या मोदी की इन मायनों में भविष्य की कुछ योजना है? क्या वो कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं? तो ये सारी बातें जो है, ये प्रश्न उनसे उभरेंगे और इस प्रश्न का उनको उत्तर पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन विशेषज्ञ और हमारे तरह बाल की खाल निकालने वाले पत्रकार अवश्य ही इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोदी ने आज अपने ट्विटर में लिखा भी कि हमने इस शुभ अवसर पर शरीफ को बताया कि सीमा में घुस आए पाकिस्तानी मछुआरों को हम रिहा कर रहे हैं। ये बात भी उन्होंने ट्विटर पर दे के, ये ट्विटर पर देने का अर्थ ही था कि देश और दुनिया जाने कि हमारी उनसे बातचीत हुई। हालांकि 5 मिनट की ही बातचीत थी, मुख्य बातचीत रमजान की बधाई और मछुआरों की ही रही होगी। लेकिन ये जो प्रश्न है कि आखिर उन्होंने क्यों किया, इस प्रश्न में ही ये निहित है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी अपनी ओर से ये संदेश देना नहीं चाहते हैं कि वाकई भारत किसी प्रकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो आखिर वो संदेश क्या देना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के आक्रामक बयानों का कोई जवाब नहीं दिया। भारत की ओर से म्यांमार कार्रवाई के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो बयान दिए उसमें यह भी था कि ये उन सारे देशों के लिए इसमें संकेत है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। जाहिर है ये बयान पाकिस्तान के विरुद्ध ही था और पाकिस्तान इससे तिलमिलाया। अपनी ढाका भाषण में उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ाने वाला और उसके 93,000 सैनिकों के अपने पास होने के बावजूद उसको वापस करने की जो बात की, उससे भी पाकिस्तान में तिलमिलाहट थी। और सबसे बढ़कर के उस युद्ध की जो कुछ तस्वीरें नरेंद्र मोदी ने वहां भेंट की, उससे पाकिस्तान और तिलमिला गया कि क्या वो बांग्लादेश में फिर से वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ उसका तनाव बढ़ाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। लेकिन इन सारे कदमों पर नरेंद्र मोदी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ को ये नहीं कहा है कि जो बयान हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिया, हमारी सरकार उससे सहमत नहीं है। उन्होंने ढाका या म्यांमार की कार्रवाई पर भी कुछ नहीं कहा है। वो तो केवल ये कहा कि भैया ये रमजान का महीना है, मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके देश में शांति समृद्धि हो, आप सुख से जिएं, हमारे आपके संबंध बेहतर हों, दोनों देश इस क्षेत्र में बेहतर विकास कर सकें, हमारे संबंध अच्छे हों और हम आपके मछुआरों को छोड़ रहे हैं। तो इन बातों से असल में पाकिस्तान की जो आक्रामक कूटनीति थी उसके सामने अब ये समस्या पैदा हो गई है कि इसका प्रत्युत्तर हम कैसे दें। तो ये एक भारत की कूटनीतिक विजय के रूप में हम इसको ले सकते हैं। हालांकि आज ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने अपने हथियार अस्त्रागारों में रखने के लिए नहीं बनाए हैं, यानी हम हथियार चलाने के लिए बनाए हैं। इसी प्रकार का बयान पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि क्या सेना हमारे देश की जो है न्यूक्लियर वीपन शब बारात के लिए बनाई हुई है। ये खतरनाक वक्तव्य था, क्योंकि न्यूक्लियर वीपन को, नाभिकीय हथियार को युद्ध का हथियार नहीं माना जाता है, वो एक डेटरेंट माना जाता है। तो ये खतरनाक बयान के बीच नरेंद्र मोदी का ये कहना ये बहुत मायने रखता है। दुनिया में इसके बेहतर संदेश गए हैं, इसमें पाकिस्तान के साथ भी बेहतर संदेश गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जब बातचीत शुरू हो गई है तो किसी न किसी स्तर पर, दूसरे स्तरों पर भी शायद बातचीत की शुरुआत होगी। जो तनाव चरम पर पहुंच रहा था उसमें शिथिलता आएगी, कुछ हो सकता है। लेकिन ये निर्भर करेगा पाकिस्तान के रवैये पर
क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री का कल ही बयान है कि हमारी सेना के प्रति सम्मान इसलिए घटा है कि सेना लंबे समय से युद्ध नहीं कर पाई है, और इसके कई प्रकार के मायने निकाले जा रहे हैं। यानी हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, अगर दूसरे नहीं मानेंगे तो हमको करना पड़ेगा। तो इन सब बयानों के बीच प्रधानमंत्री का आया है, तो इसका संदेश साफ है कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमने जैसी कार्रवाई म्यांमार में की है, हमारी उसके लिए तैयारी है। हम आतंकवाद से संघर्ष करते रहेंगे। जो भी देश आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ावा देता है, उसके साथ हम हर प्रकार के कूटनीतिक, सैनिक, राजनीतिक दबाव बनाने की, उससे निपटने की कोशिश करेंगे। हमारी सेनाएं हमेशा सशक्त होती रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद हम चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी सुधर जाए और उनके साथ हमारी बातचीत हो, युद्ध की अवस्था तक चीजें न जाएं। ये उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन मूल प्रश्न तो यही है कि क्या ये संदेश देने से पाकिस्तान में सुधार आ जाएगा? आपने रमजान में अगर उनको एक बधाई संदेश दे दिया, मछुआरों को छोड़ दिया, क्या इससे पाकिस्तान के मूल रवैये में कोई अंतर आएगा? जब वहाँ के सेना प्रमुख कहते हैं कि कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, यानी जो भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, उसका अपूर्ण एजेंडा जो है वो कश्मीर है। जब तक कश्मीर पाकिस्तान में शामिल नहीं होता तब तक वो एजेंडा पूरा नहीं होगा। तो ये जब भाव वहाँ है, इस भाव को किसी बातचीत से आप दूर नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, बस लेकर के वहाँ गए, गले मिले नवाज शरीफ से, लेकिन कारगिल का युद्ध शुरू हो गया, हमारे जो है संसद पर हमले हो गए। फिर उसमें उन्होंने बाध्यकारी कूटनीति अपनाई, युद्ध की मोर्चे पर, युद्ध की अवस्था में सैनिक हमारे डटे रहे। फिर शांति की कोशिश की, फिर मुशर्रफ से बातचीत की, क्रिकेट में उनको बुलाया, वो सारी कोशिश करते रहे। अपने अंतिम समय में वाजपेयी स्वयं सार्क सम्मेलन के बहाने पाकिस्तान गए। लंबे समय बाद किसी भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा थी, वहाँ समझौते हुए। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हम अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए उपयोग नहीं होने देंगे। वो सारे कुछ होने के बावजूद जो स्थिति आज तक बनी हुई है वो हमारे सामने है, क्योंकि पाकिस्तान स्वयं इस समय आतंकवाद से जिस ढंग से ग्रस्त है, पाकिस्तान के शासन पर जिस ढंग से सेना का प्रभाव है, वहाँ भारत विरोधी भावना इतने उफान पर लाया गया है। नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए और सेना ने आतंकवाद से लड़ाई में अपनी पराजय का अब का जो अपमान है उसको धोने के लिए भारत के बारे में जो बयान दिया है, उसमें पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध होना कठिन है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री कोई कूटनीतिक पहल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ये नहीं हो कि इस कूटनीतिक पहल में हमारा मुख्य एजेंडा ही ओझल हो जाए। और दूसरी बात कि जिस ढंग से आप रमजान के महीने पर आप पाकिस्तान और अपने पड़ोसियों को शुभकामनाएं देते हैं, जरा उसी तरह से जो हमारे बौद्ध देश हैं, जो दूसरे हिंदू धर्म के देश हैं, या जो ऐसे देश हैं जहां हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, उनको भी इसी उदारता से अगर आप शुभकामनाएं देते हैं, तभी ये माना जाएगा कि वाकई नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करते हैं। नहीं तो ये माना जाएगा कि इनको भी शायद सेकुलर बनने और सेकुलर के रूप में दिखने की इच्छा पैदा हो रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए आवश्यक है कि ये बैलेंस करें। मुसलमान भी हमारे देश में भी भाई बहन हैं, वो रमजान मनाए, हम उनके साथ गले मिले, लेकिन जो हिंदुओं के पर्व त्योहार हैं उनको भी महत्व दीजिए। भारत के अंदर और भारत के बाहर, यही हमारा पड़ोसी नेपाल है, उसको आप किसी न किसी पर्व त्योहार पर इस प्रकार से शुभकामनाएं दे करके और कुछ उपहार दे सकते हैं। आप भूटान को दे सकते हैं बगल में। दुनिया में अनेक देश हैं, सूरीनाम से लेकर के, और जहाँ के आज भी हिंदुओं की पद्धति कई मायनों में चलती है, उनको आप संदेश दे सकते थे। बौद्ध धर्मावलंबियों को आप संदेश दे सकते हैं। ऐसे संदेश यहूदी धर्मावलंबियों को आप दे सकते हैं। तब ये माना जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री वाकई उसके अंदर सर्वधर्म समभाव है। धन्यवाद।